मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। आप बोलेंगे आज मैं क्या किसका मास्क उतार रही हूँ। देखिए, मैं पॉलिटिशियंस का मास्क उतारती हूँ, दोगलेपन का, जो लोगों में दोगलापन होता है उसका उतारती हूँ। आज हम लोग क्रिकेट का मास्क उतारेंगे। इतना दोगलापन है क्रिकेट में भी, पर हम लोग इतने अंधे हैं ना, क्योंकि हमारे को बीसीसीआई इतना इमोशनल कर देती है, कभी देश के ऊपर गाने चला के, और हम लोग को क्रिकेट को एक मतलब सचिन तेंदुलकर गॉड बन जाते हैं। वो हैं भी वैसे तो हम लोग को वो इतना इमोशनल कर देते हैं कि क्रिकेट हैज बिकम लाइक एन इमोशन फॉर अस, लाइक जैसे मिस्टर मोदी इज एन इमोशन, क्रिकेट इज एन इमोशन फॉर इंडियंस नाउ। तो आज हम उमेश राणा जी के साथ बात करेंगे, जो आपको पूरे क्रिकेट में कितना दोगलापन है और इसका उसका मास्क उतारेंगे। जी हाँ, उसका पर्दा हटाएंगे और आपको बताएंगे कि क्या हो रहा है माधवी। नमस्ते उमेश जी। नमस्कार पायल जी। हर हर महादेव। अच्छा, आप बताइए, इंडियन क्रिकेट में 2024 के बाद T20 जो हुआ 2024 में वर्ल्ड कप जो विक्ट्री थी, उसके बाद क्या बदला? देखिए, क्रिकेट को मैं तो एक आम इंसान की तरीके से देखता हूँ। आजकल श्रेणी भी है पायल जी। मतलब यहाँ से शुरू करने से पहले श्रेणी है। एक पत्तलकार, जो मेरा खुद का एक टर्म है कॉइन किया, एक पत्तलकारों का की श्रेणी है जो अलग प्रकार से देखती है। जी। एक है आपकी बीसीसीआई की, यानी कि जो आपके प्रसारणकर्ताओं के हिसाब से होता है, जो हमें जी। टीवी पे दिखता है या अपने ओटीटी पे। जी। और एक होती है हम बेचारे प्रशंसकों की, और बहुत बहुत छोटे छोटे प्रशंसकों की, मतलब हमारी ज्यादा से ज्यादा प्लेटफॉर्म ओटी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी जो रोज के रोज चौं चौं झौं झौं और एकदम अपनी राय ऐसे देते हैं जैसे हमारे ही हिसाब से बीसीसीआई चलता है। तो ये जी। तीन, मेरे लिहाज से ये तीन अलग अलग प्रकार की श्रेणियां हैं। जी। अब 2024 में जो चल रहा है वो उसके बाद बीसीसीआई की तरफ से कैसा चल रहा है कि जी 11 साल बाद हम ये जीत गए। एक कप्तान आया जिसने कि आपको जिता दिया। बीसीसीआई चेहरे ढूंढता है कि अब हमारे क्रिकेट को आगे कौन चलाएगा, किसके नाम पे बिकेगा। वो बीसीसीआई का संदर्भ है। पत्तलकारों का क्या है कि जहां से पैसे चले आ रहे हैं, खैर अगर आप राजनीति वाले हैं तो आपको पता ही होगा कि किस प्रकार से थोड़े से पत्तलकार आजकल कैसे रहते हैं। तो अपने चावल जिसको कहते हैं अपने उसमें, कि उनकी खबरें, उनका एक सकारात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करना, वो नहीं हो रहा है, तो दूसरे का इतना नकारात्मक कर देना कि भाई सामने वाला अपने आप ही अच्छा दिखे। ये पत्तलकारों की। अब आते हैं प्रशंसकों की, जो आम जनता जैसे हम आप जो क्रिकेट देखते हैं, जिनको सिर्फ कयास लगाना आता है। कयास लगाना जैसे कि अच्छा ये हो रहा है और ऐसा हो रहा है तो अंदर ये चल रहा होगा, तो अच्छा ये है और मुझे ये पसंद है और ये अच्छा है, तो इस हिसाब से मेरा पूरा समीकरण चल रहा है प्रशंसक के हिसाब से। तो मेरी राय में जो प्रशंसक समुदाय है, बिल्कुल उसमें कोई दो राय नहीं है कि थोड़ा-सा विषाक्तता भी ज़्यादा है, टॉक्सिसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। एक एक खिलाड़ी के संदर्भ में लोगों ने कई बहन-बेटियाँ, बीवियाँ, इनको तक बहुत बुरी तरह से ज़लील किया हुआ है। हम जिस तरीके से देखते हैं, उसमें जानकार ऐसे भी हैं कि जो क्रिकेट पे बात करते हैं, आलोचनाएं सबकी करते हैं, अपने अपने पसंदीदा खिलाड़ी की भी। जैसे कि आपने अपने मैं जब देखते हुआ बड़ा होता, सचिन साहब को देखता हुआ बड़ा हुआ था, तो उनके साथ एक जुड़ाव हो गया। बाद में फिर विराट कोहली को देखा, तो देखा कि हाँ, उससे भी बेहतर कोई कर सकता है, मतलब परिस्थिति के हिसाब से। जहां जहां हमें वो विफल दिखते थे, सचिन तेंदुलकर महानतम बल्लेबाज, लेकिन कुछ जगहों पे कमी पड़ जाती थी क्योंकि भारत जीतता नहीं था, या भारत उतना उतना निरंतर तौर पे नहीं जीतता था। अब विराट कोहली आए तो आपने देखा कि एक आदमी, एक खिलाड़ी मैच जीत रहा है। फिर रोहित शर्मा है। रोहित शर्मा मतलब आ रहा है और खेल रहा है, तो लग ही नहीं रहा कि ये मैच कहीं फंस सकता है। तो वो भावनाएं जुड़ जाती हैं। धीरे धीरे अब वो चीज बहुत अलग जगह चली गई है। तो 2024, ये तो मैं थोड़ा सा भूमिका बांध रहा था, लेकिन जो सवाल आपने पूछा, 2024 के बाद बीसीसीआई के हिसाब से तो फेस प्रेजेंट हो गए जिनके पीछे लगे हुए थे। आप भले ही आप राजनीति में ज्यादा रुचि रखते हो, लेकिन आपने विराट और रोहित का नाम सुना हुआ है। मेरे लिहाज से विराट विराट ने बहुत बड़ा नाम कमाया है, लेकिन रोहित शर्मा भी कहीं पीछे नहीं है।
मुझे अपने निजी तौर पे विराट ज्यादा पसंद है, लेकिन उसके बाद रोहित ही पसंद है। कई बार लोगों को लगता है, कई बार ऐसा हो जाता है कि आप एक की तारीफ करो तो दूसरे के हो जाते हो। वैसा आजकल है पोलराइजेशन, ध्रुवीकरण जिसको कहते हैं, कि एक के ही हो सकते हो, दूसरे के होगे तो इसके नहीं हो। तो वो वहां पे होता है, कभी कभी आप नहीं पकड़ पाते हैं। पर बीसीसीआई का दृष्टिकोण ये रहा है कि बड़े खिलाड़ी, हमारे सुपरस्टार जो 11 साल से अपने प्रदर्शन के चरम पे थे, वो लोग अब आके जीते हैं, तो अब ये सुपरस्टार से भी बड़े दर्जे के हो गए। ये हुआ हमारे लिहाज से। जो हमारा 2023 का विश्व कप गया था, जहां बहुत लोगों के दिल टूटे थे, और बहुत ही बोलते ना, जिसको बोलते बहुत ही ऑर्गेनिक था वो। जब मैं लोगों से, जब स्पेसेस होते थे ट्विटर के या लोगों से बात कर, तो बहुत ही ऑर्गेनिक था। जो लोगों को दुख हुआ था क्योंकि भारत में हो रहा था, इतना अच्छा टीम प्रदर्शन कर रही थी, और वो जो आखिरी में जाके फिर वही ऑस्ट्रेलिया ने हमें हराया, तो उसके बाद बहुत दिल टूटा था। तो वो खुशी प्रशंसकों में थी। पत्तलकार वाली श्रेणी अलग ही चल रही थी कि अब तो जी ये सर्वश्रेष्ठ कप्तान हो गए हैं, अब ये हो गया है, वो हो गया है। यहां मामला अच्छा था क्योंकि सब खुश थे, और जब खुश होते हैं और आपकी टीम जीत रही होती है तो खामियां छुप जाती हैं। जब अच्छा माहौल होता है तो आप थोड़ी सी चादर डाल देते हैं कि हाँ ठीक है, ये है, लेकिन चल रहा है। लेकिन पनप उसके नीचे जो रहा था, हमारे जैसे कि हमारे सबसे बड़े खिलाड़ी आज के दौर के विराट कोहली, वो पिछले 5 वर्षों से टेस्ट क्रिकेट में बहुत ज्यादा प्रदर्शन उनका मध्यम हो गया था। यानी कि एक ऐसा खिलाड़ी जिसने 8 साल टेस्ट क्रिकेट में राज किया हो, वो पिछले 5 सालों से उसका 30 का औसत नहीं था, साल दर साल, सिर्फ एक साल को छोड़ के 2023। रोहित शर्मा, जिनको की कहा जाता कि T20 के, कोई ये नहीं देख रहा था कि वो टेस्ट क्रिकेट में कप्तान तो बन गए हैं, लेकिन जो हमारी पिछली WTC साइकिल थी, उसमें जब उसमें विराट पूरा काम कर चुके थे, उनके पास 3 श्रृंखलाएं थी हमें फाइनल पहुंचाने के लिए। वो वहां पे 3 में से वो 2 में कप्तानी करते हैं, एक में कप्तानी भी नहीं करते, उसमें KL राहुल गए थे बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज में। अब वहां से हम पहुंच जाते हैं तो सबको लगता है बहुत है। रोहित शर्मा के ऊपर जिम्मेदारी आ रही थी कि वो पूरा, जिसको कहते हैं फ्रॉम द स्क्रैच, भारत को इस बार फिर से WTC साइकिल में पहुंचाएं, फाइनल में। और तीसरा कि एक जो हमारे इतने प्रिय और रिस्पेक्टेड खिलाड़ी अपने जमाने के थे, राहुल द्रविड़, उनको भी ले दे के ऐसे फॉर्मेट में विश्व कप मिला जहां उन्होंने ही बड़ा न्यूनतम खेला है T20 कोच के तौर पे। जो अंडर 19 को विश्व कप जिता चुके थे कोचिंग में, NCA में रह चुके थे, बहुत तजुर्बा था। टेस्ट क्रिकेट को भी उन्होंने संभाल के ही रखा, लेकिन उनका जो T20 में उनको पूरा पुरस्कार मिला कि वो विश्व कप जीत गए, वो चले गए। और एक व्यक्ति आ रहे थे जिनके नाम पे बड़ी कयास लगाई जाती है, जो काफी क्रिकेट के संदर्भ में तो बहुत ही ध्रुवीकृत व्यक्ति रहे हैं अपने जीवन भर, जो 10 साल से हमारे एक सर्वश्रेष्ठ कप्तान हुए थे, महेंद्र सिंह धोनी। सर्वश्रेष्ठ, मेरे लिहाज से तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ कप्तान हैं, पर वो हुए थे। वो 10 साल से ऐसा प्रतीत होता था कि उनके अंदर उनके लिए कुंठा गई नहीं है। 10 साल से कहीं ना कहीं बयान, सुझाव, विस्मित तरीके का बयान देना, जो उस समय के कोच थे कि रवि शास्त्री ने जीवन में किया ही क्या है, ऑडी ही तो जीती है एक 1985 में। तो ऐसे ऐसे बयान, तो लोगों की अपेक्षाएं और बढ़ गई कि 2 खिलाड़ी इतने बड़े सुपरस्टार जो विश्व कप भी जीत रहे हैं, अब वर्ल्ड कप विनिंग प्लेयर हो गए हैं ताजे ताजे, और इनके साथ गौतम गंभीर का तड़का, अब तो मतलब बढ़िया ही होने वाला है। इतना आक्रामक हो जाएगा जीवन क्रिकेट हमारा, और इतना बढ़िया सब कुछ आएगा। कई लोगों को दबे स्वर में उस समय दिक्कत थी कि गौतम गंभीर के पास कोचिंग का तजुर्बा नहीं था। वो खिलाड़ी रहे, फिर रिटायर हुए, उसके बाद उन्होंने मेंटरशिप की थी, वो भी सफेद गेंद में, यानी कि व्हाइट बॉल क्रिकेट में, T20 में। और उसके भी वो मेंटोर थे। जिस IPL फ्रेंचाइजी को गौतम गंभीर ने जितवाया, उसके कोच चंद्रकांत पंडित थे, और बहुत अच्छे कोच हैं, पर उनकी उम्र का कुछ था, और इनके लिए BCCI ने बहुत सारे एक्सेप्शन भी डाल दिए अपने रूल्स में, लाइक एलिजिबिलिटी ऑफ कोच, उसमें बहुत सारे एक्सेप्शन डाले गए। और क्योंकि अब इसमें मैं आपके क्षेत्र में जाके भी जोड़ूंगा, क्योंकि जरा ताजा ताजा इनको टिकट हटाया गया था, तो कहीं ना कहीं कुछ तो देना था।
तो वो भी कॉम्पनसेट देख। किया। जी जी जी। मुझे कहीं ना कहीं ये मेरी एक फ्रेंड के पास की धारणा है इसकी। अब लोग पुष्टियां मांगते हैं पर दिखता तो है, वो तो है कॉमन सेंस के हिसाब से, सामान्य ज्ञान के हिसाब से सोचना पड़ता है। तो जी। अब इनको इनको राजनीति से मैं कहूंगा एक तरीके से तिरस्कृत ही किया गया था। ठीक है, तो वहां के लिए थोड़ा सा खाना पूर्ति दे दी गई, चलिए यहाँ चलते, क्योंकि बोर्ड ही हमेशा सत्ता का रहा है, चाहे वो शरद पवार के समय का हो और चाहे फिर वो जय शाह के समय का हो। तो वो सत्ता का तो रहा है बोर्ड, क्योंकि आज से पहले भी राजनीति भी क्रिकेट में घुसी ही, आपको भी पता है, सिर्फ पैसे के लिए थी, बहुत पैसा आ गया था तो राजनीति घुसी उसलिए थी। अंतर यह होता था कि राजनीति पैसा लेके राजनीतिज्ञ जो थे वो शांत रहते थे, इतना दखल अंदाजी नहीं होता था। अब क्या है, अब पैसा तो है लेकिन राजनीति भी हो गई। तो वो करके हुआ जो मुझे लगता है बहुत खराब निर्णय था बीसीसीआई द्वारा गौतम गंभीर को कोच बनाने का। वो सबसे बड़ा एक फैक्टर था जी। अब आप देखिए कि जो ये कोच होता है टीम का, इज इट राइट फॉर हिम टू रन द क्रिकेट टीम रादर देन द कैप्टन एंड द प्लेयर्स डूइंग इट? मतलब हर कोच का काम है सिखाना, आपको सारे टैक्टिक्स बताना, सब कुछ बताना, पर जो हम देख रहे हैं आजकल कि कोच हर चीज में इंटरफेयर कर रहा है। इज इट राइट टू डू दैट? I think it is absolutely right for a coach to do anything that he wants. The problem is then there should not be any intervention of a captain in this thing, because जैसा कि हमने एक बहुत मशहूर फिल्म में सुना था, हर टीम में एक गुंडा होता है। ठीक है, तो या तो आप सारा निर्णय, सारा कार्यभार आप कोच को दे दें, या तो आप सारे निर्णय, सारा कार्यभार कप्तान को दे दें। भारतीय क्रिकेट में ऐतिहासिक तौर पे कप्तान जो होता है हमेशा करता धरता रहा है। कप्तान की टीम होती है, कप्तान का वर्चस्व होता है, और कोच को सिर्फ और सिर्फ मैन मैनेजमेंट करना होता है। जैसे कि बोला जाता है कि जॉन राइट जो थे वो सौरव गांगुली की एक वर्क वाइफ थे, उनकी नोकझोंक होती थी लेकिन बहुत ही प्यारे तरीके से चलता था। ग्रेग चैपल जब आए, और ग्रेग चैपल के काफी अंश अभी जैसे ग से गुरु ग्रेग हैं तो ग से गुरु गंभीर भी हैं, तो काफी अंश भी मिलते हैं दोनों के। तो अपना चलाना, बदलाव कर देना, अच्छी खासी गाड़ी में पुर्जों को बदलते रहना, ये गुरु ग्रेग के समय भी होता था। ग्रेग चैपल जिनको गांगुली खुद लाए थे, विदेशी मूल के कोच के लिए गांगुली खुद लाए थे, लेकिन असमंजस देखिए कि गांगुली ही उनके चलते सैक हो गए कप्तानी से। तो इस तरीके से आपका जो सवाल है उस पर मैं यही कहूंगा कि कोच, अगर आप कोच ला रहे हैं तो फिर कप्तान आपका रोहित शर्मा के दर्जे का नहीं होना चाहिए। वो ऐसा होना चाहिए, वो सूर्य कुमार यादव के दर्जे का हो सकता है, जिसको गौतम गंभीर अपने तरीके से चला सके, या उनके साथ उनसे अपने सुझाव ले सके। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी, पर दिक्कत ये थी कि जब गौतम गंभीर कोचिंग के लिए आए तो सबसे पहले कोच का काम आज की तारीख में भारतीय क्रिकेट में कोच का काम बिल्कुल नहीं है कि विराट कोहली को ऑफ साइड की बॉल बचाना सिखाना या रोहित शर्मा को पुल शॉट लगाना। वो उनका काम है नहीं आज की। वो अपने साथ लाते हैं एक सपोर्ट स्टाफ, जैसे कि हमारे इसमें आए केकेआर का पूरा उठ के आ गया, पूरा ही केकेआर का स्टाफ उठ के आ गया, रायन टेंडुलकर और आपके अभिषेक नायर, ये सब लोग इनके स्टाफ में आ गए, जो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, वो आने भी चाहिए। कोच को अपने सहूलियत के हिसाब से स्टाफ मिलना चाहिए। दिक्कत ये है कि आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभिषेक नायर, जिन्होंने जीवन में सिर्फ 2 मैच खेले हों जिसमें एक में उनकी बल्लेबाजी ना आई हो, वो विराट कोहली को बैटिंग टिप्स देंगे? ये कहीं से भी तार्किक लगता नहीं। और विराट कोहली छोड़ दीजिए, रोहित शर्मा तक को, केएल राहुल तक को, तो उनका काम है फिर जो नए बल्लेबाज आ रहे हैं उनकी टेक्निक या फिर उनकी तकनीक सही करना। कोच का मुख्यतः काम जो मैंने देखा है और मुझे जो लगता है वो है मैन मैनेजमेंट का। जितने भी लोग हैं उनको संयम लेके एक साथ रख के चलाना। जैसे कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बोलते हैं एक मैनेजर होता है,
मैनेजर एक टेक्निकल टीम को ड्राइव करता है, लेकिन टेक्निकल टीम को टेक्निकल इनपुट नहीं दे सकता। नहीं दे सकता क्योंकि बात यह है कि वो टेक्निकल से मैनेजर बना है, लेकिन मैनेजर बनते बनते उसके स्किल सेट उतने शार्प नहीं है जितने खेलने वाले खिलाड़ियों के। तो इसलिए मैंने कहा कि ये तो एक बहुत छोटी सी एनालॉजी है, लेकिन एक कोच का काम है मैन मैनेजमेंट, और वो करने में बहुत ज्यादा विफल रहे हैं। और इसलिए आज की तारीख में ये हालात हैं कि चूंकि हमें अपने एक चावल को एक जगह से निकाल के दूसरी जगह डालना था, तो हमने बिल्कुल नहीं भांपा कि हमारे कॉम्पनसेशन के चक्कर में क्या हम एलिजिबल कैंडिडेट भी ले रहे हैं या नहीं, और वहां से मसले शुरू हुए। अच्छा, तो आप ये बताइए कि कितनी इनसिक्योर है टीम ड्रेसिंग रूम में? आपको क्या लगता है कि गौतम गंभीर के अंदर टीम मेंबर्स क्या इनसिक्योर दिखते हैं आपको? इनसिक्योर तो नहीं कहूंगा, पर हाँ बहुत ज्यादा मतभेद दिखते हैं निर्णय लेने में, रणनीति भी स्थापित करने में। जैसे कि मैं थोड़ा पीछे जाऊंगा, अगर मैं और आप एक कॉमन सेंस से देखें, भारत में इंग्लैंड आई, भारत ने सीरीज जीती, ठीक है। उससे पहले भारत सीरीज जीत रही थी, बाहर गई, ड्रॉ करा के आ गई। तब क्या था, रोहित शर्मा कप्तान थे और राहुल द्रविड़ आपके कोच थे। अब एक कॉमन मैन, जैसे अगर मैं आप ही को बोलूं कि जी ऐसा ऐसा हुआ और ये सच है, तो कॉमन मैन एक कॉमन सेंस से देखेगा कि जी गौतम गंभीर आए, आप एक बांग्लादेश जैसी जो आपसे काफी हल्की टीम है उससे जीते, लेकिन फिर आप श्रीलंका में जाके 28-27 साल बाद 2-0 से हार गए। फिर आप 3-0 से अपने घर में 94 साल बाद हारे। फिर आप 10 सालों बाद बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार गए हैं। अब अच्छा ठीक है, ये कॉमन सेंस हो गया। अब इसके नीचे वाली परतों में आते हैं कि श्रीलंका सीरीज में ऐसा क्या हुआ। श्रीलंका सीरीज में आपके विश्व कप 2023 के सफलतम कुछ बल्लेबाज थे, केएल राहुल हालांकि बड़ा लोकप्रिय नाम नहीं है, लेकिन उनका अच्छा गया था विश्व कप। वो 5 नंबर के खिलाड़ी, श्रेयस अय्यर जिनका बहुत अच्छा गया था विश्व कप, वो 5 नंबर के 4 और 5 के खिलाड़ी दो, ये दोनों 7 और 8 पे खेल रहे थे, ठीक है। 7 और 8 नंबर पे ये दो खिलाड़ी खेल रहे थे। आपके जो रिंकू सिंह T20 में, रिंकू सिंह 3 नंबर पे खेल रहे थे, अक्षर पटेल इनसे ऊपर खेले। तो बदलाव वैसे वाले दिखे मुझे जैसे ग्रेग चैपल के एरा में होते हैं, और ये बदलाव साफ दिख रहा था। कप्तान भी वहीं थे, कप्तान भी रोहित शर्मा कप्तान थे वहां पे, और उनकी निगरानी में ये सब हो रहा था। तो ये तो मैं कहूंगा, अगर इनसिक्योरिटी नहीं कहूं, लेकिन मतभेद बहुत है, क्योंकि रोहित शर्मा की कप्तानी हमने पहले भी देखी है, उसमें ऐसे निर्णय नहीं होते थे। गौतम गंभीर के आने के बाद ऐसे निर्णय हुए। तो बहुत बहुत सारे ऐसे डिसीजंस हुए हैं जहां मुझे लगता है कि मेरी अपनी राय में वो गौतम गंभीर के निर्णय थे। और वहां पे आलोचना रोहित शर्मा की ये है कि आप विश्व कप विजेता कप्तान होने के बावजूद भी वहां इंटरवीन नहीं कर पाए, क्योंकि इंडिया में एक वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन की बहुत पूछ होती है, और उन्होंने इंटरवीन नहीं किया। तो आप कप्तान थे, आपकी टीम थी। अगर 2-0 की जलालत हम कहें, वो अगर गंभीर के ऊपर लगती है, तो वो रोहित शर्मा कैप्टन के ऊपर भी लगती है। तो अगर आप नहीं कर पाए तो आप भी उसके भागीदार हो। तो इनसिक्योरिटी तो नहीं, इनसिक्योरिटी होती है युवा खिलाड़ियों में पैदा, जब वो देख रहे हैं कि हमारे जो कर्ता धर्ता है वही आपस में ऐसा मतभेद कर रहे हैं, तो हमारी जगह का क्या। तो वो चीज है। तो आपने ऑस्ट्रेलिया हो गया, श्रीलंका हो गया, यहाँ का सारा ठीक रहा, गौतम गंभीर पे हमने कर दिया। तो इसमें प्लेयर्स की कोई वो नहीं है कि मतलब इतने गौतम गंभीर के व्हाटएवर इंटरफेरेंस के कारण प्लेयर्स अच्छा नहीं खेल पाए, कि मतलब प्लेयर्स स्कॉट फ्री जा सकते हैं इस बात से कि क्योंकि गौतम गंभीर इंटरफेयर कर रहे थे और उन्होंने ये ऊपर नीचे कर दिए प्लेयर्स और ये सब, तो मतलब सारा गलती गौतम गंभीर की ही थी आपके मुताबिक? इसमें प्लेयरों की, जैसे हमारे जो खिलाड़ी हैं उसमें ज्यादातर मैं कहूंगा कि 70% गलती गौतम गंभीर की है, 20% गलती आपके कप्तान की है, और 10% बाकी खिलाड़ी जिन्होंने प्रदर्शन नहीं किया है। कारण उसका यह है कि आप अगर टीम का चयन तो गौतम गंभीर और रोहित शर्मा के हाथ में, ये तो बात तय है,
ये किसी खिलाड़ी के प्रदर्शन में। विराट कोहली इस टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी हैं, तो उनके ऊपर भी जिम्मेदारी जाएगी। उनका प्रदर्शन बल्ला नहीं बोला है। मैं इस चीज को सिर्फ जब काउंटर ढूंढता हूं तो एक ही काउंटर आता है कि हमारी बल्लेबाजी पिछले 5 सालों से मोटा माटी ऐसा ही प्रदर्शन कर रही है जैसा आपने बीजीटी में देखा। मोटा माटी आपको या तो लोअर मिडल ऑर्डर बचाता है या तो आपको आपके गेंदबाज बचाते हैं। ऐसा क्या हुआ कि ये जो बल्लेबाजी है जो 5 सालों से ऐसा ही प्रदर्शन कर रही है, लेकिन आप घर पे कभी 3-0 से नहीं हारे, 10 साल से आप बीजीटी नहीं हारे, तो ऐसा क्या हुआ कि आप हार गए? उसका कारण है कि आपकी जो रणनीति है, जो ड्रेसिंग रूम में बन रही है, आपका जो टीम का चयन है, जो खासकर, और सबसे बड़ा फैक्टर वो है टीम का चयन, टीम कॉम्बिनेशन, जो हॉर्सेस फॉर कोर्सेस जिसको हम बोलते हैं, वो आपने बिल्कुल नहीं लगाया है। जहां आपको 2 खिलाड़ी हैं आपके, मुकेश कुमार और यश दयाल, ये लोग पिछले 4-6 महीने से टेस्ट टीम का सेटअप का हिस्सा थे और निरंतर खेल भी रहे थे। ये बीजीटी में जाते हैं, यश दयाल हैं ही नहीं और मुकेश कुमार ट्रैवलिंग रिजर्व में खेल रहे हैं क्योंकि कोई चोटिल होगा तो आपको देखेंगे। और कौन आते हैं? हर्षित राणा, जिनका रेड बॉल से एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट निल है। उतना तजुर्बा नहीं है जितना आपने आकाशदीप को दे दिया था, जितना आपने यश दयाल को दे दिया था, जितना आपने मुकेश कुमार को दिया था। और ये सब गौतम गंभीर ने चुने थे? केकेआर के हैं हर्षित राणा, तो आप फिर बाकी लगा लीजिए। दिक्कत ये होती है कि जिसके भी हो, मैं कभी भी पिन पॉइंट नहीं करूंगा, मैं कहूंगा उस मीटिंग में मुख्य चयनकर्ता हमारे अजीत अगरकर साहब जो मुंबई लॉबी हैं, हमारे कोच साहब जो अब कौन सी लॉबी है और रहे हैं नहीं रहे वो पता नहीं, और हमारे कप्तान साहब, ये तीनों का मिश्रित निर्णय है कि भाई आप आए हो। पर हाँ, गौतम गंभीर की सोच दिखती है इसमें कि आप हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को लाए, क्योंकि उनकी सोच ज्यादा T20 के हिसाब से चलती है। ये दोनों T20 के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, ये व्हाइट बॉल के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं और आगे जाके टेस्ट के भी बहुत अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। पर आप भारत के बाहर ले जाके अगर एक युवा को डेब्यू करा रहे हो तो फिर ये तो उसके साथ अन्याय हो गया ना। आज सब हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी ने चलो बल्ले से अच्छा भी कर दिया। दिक्कत ये है, वही पहले आपका चयन ऐसा था कि मुकेश कुमार और आपके प्रसिद्ध कृष्णा, नवदीप सैनी और आपके यश दयाल, अंशुल कंबोज एक छोटा बच्चा है जिसने भारत में दुलीप ट्रॉफी नाम की एक घरेलू श्रृंखला होती है, उसमें उसने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन दिया, सबसे ज्यादा विकेटें ली और सबसे कम उनका औसत था। वो बंदे को बिल्कुल डिसरिगार्ड कर दिया, लिया ही नहीं गया और इनको खिला लिया गया। तो ये सोच तो बिल्कुल गौतम गंभीर की है, मेरे लिहाज में तो नहीं की है जी। अच्छा, एक चीज है जैसे मीडिया दिखाती है, एग्जैजरेट करती है कि ज्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखाती है, या क्या है कि गौतम गंभीर को दिखाया गया कि वो बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड है और बहुत जल्दी आपा खो बैठते हैं या कुछ, तो आपको लगता है और ईगोइस्टिक लगते हैं जो मीडिया दिखा रही है। मैं नहीं कह रही क्योंकि मैं इतना ज्ञान नहीं रखती गौतम गंभीर के बारे में, पर जो मैंने, क्योंकि आपका इंटरव्यू लेना था तो मैंने थोड़ी बहुत वीडियोस देखने की कोशिश करी और थोड़ा पढ़ा, क्योंकि आपको इतना ज्ञान है और मेरे को था कि मैं आई होप आई ऑल्सो कंट्रीब्यूट समथिंग। तो आपको लगता है कि कहीं गौतम गंभीर का अपना डिमेना, अपना नेचर, अपनी ये ईगो, एरोगेंस, ये भी इफेक्ट किया है क्रिकेट को? नहीं, देखिए, आप ही की तरह निजी तौर पे तो गंभीर साहब को मैं नहीं जानता। हमने भी उनको 10-12 साल से जो टीवी पे देखा है या उनके इंटरव्यू बाइट्स हैं वही देखे हैं। He comes out to be a little bit of I would say जैसे दिल्ली के लॉन्डो में होता है कि थोड़ा तो है अंदर, थोड़ा तो है ऐसा वाला ना, कि दिल्ली का लौंडा है तो वो चीजें पंजाबी मुंडा। हाँ जी, बिल्कुल। और जैसे विराट कोहली का लगता है, he is not very I would say he comes out to be arrogant, but these are confident men. They have a lot of attitude, जी। But the way they speak and the way they try to dominate in conversation, they come out to be arrogant. तो वो है उनका। पर ईगो अब दिख के आता है
ईगो अब दिख के आता है जब आप देखिए कैसे होता है कि पहले कोच नहीं थे, और जब कोच नहीं थे और बाहर से जब बातें करते थे, तो बाहर से तो जैसे मैं अभी इतना बता रहा हूं, वो भी कुछ भी बोल सकते हैं। उनकी बात की रसूख ज्यादा होगी क्योंकि वो मेरे से ज्यादा क्रिकेट खेले हैं, मेरे से ज्यादा बहुत कुछ है उनको, वो वैल्यू होगी। बात वो भी सही बोल सकते हैं, मैं भी सही बोलता, लेकिन आज आप कोच हैं, क्या आप आज भी उसी एटीट्यूड से कर रहे हैं? जी हाँ। आज आप देखिए, अभी शायद आपने पढ़ा होगा कि बीसीसीआई की कुछ गाइडलाइंस आई है ना? बीसीसीआई की कुछ गाइडलाइंस ये कि खिलाड़ियों की भार्याएं साथ में नहीं जाएंगी, उनके हाँ, खानसामे नहीं जाएंगे, उनके 2 हफ्ते ही रहेंगी यहाँ। जी 2 हफ्ते रहेंगे, और सारे लोग एक साथ बैठ के ट्रेवल करेंगे। तो ये होता है कि जब आप बंदूक की गोली का घाव एक बैंडेड से भरना चाहते हैं, आप ये नहीं देख रहे। और इन सब के बावजूद इस सब में अथॉरिटेटिव फिगर कौन है जो ये सब हैंडल करेगा? वो है आपके कोच, जिन्होंने कोई प्रदर्शन नहीं दिया। मैं कहूंगा कि अगर आप और मैं हैं, मेरे में आपने, हम दोनों में आपने ज्यादा उपलब्धियां की हैं, या आपके पास कुछ सकारात्मक नतीजे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, तो आपके पास अथॉरिटी दी जानी चाहिए कि हाँ भाई ये व्यक्ति सही हैं, इन्होंने कुछ जीवन में इस पद पे कुछ अचीव किया है। मेरे को देख के क्या हो जाएगा? मैं तो बिल्कुल नीलबटे सन्नाटा हूं। तो जिनके आने के बाद एक सीरीज आप नहीं जीते हैं, जिनके आने के बाद आपकी टीम के इतने बड़े खिलाड़ी, जिनका नाम रविचंद्रन अश्विन है, वो बीच टूर में रिटायरमेंट घोषित करके बाहर आ जाते हैं, वो है ना? आपके बाहर अकॉर्डिंग गंभीर के कारण हुआ है? मैन मैनेजमेंट में फेलियर है। मैं कह रहा हूं कारण कोई भी हो, लेकिन क्या वो मैन मैनेजमेंट का फेलियर नहीं है कि बीच सीरीज में आपका खिलाड़ी छोड़ भी दे रहा है और वहां से वापस भी आ जा रहा है? तो दिस इज अ टोटल फेलियर ऑफ मैन मैनेजमेंट एज पर मी। तो मैन मैनेजमेंट फेलियर है, तो आपने उनको दे दिया जी सब। आप अब ये हैंडल करेंगे कि कौन अपनी बीवियों के साथ 14 दिन बिता रहा है 45 में से, कैसे ना। अब ये जो हमारे क्रिकेटर हैं, ये बॉयज हॉस्टल के वो लौंडे हो गए हैं जो छुप छुप के अपनी बीवियों से मिलेंगे। यही तो होगा ना। आप किसी को एक साथ भर के उनकी सोच तो नहीं मिला सकते। रादर देन दैट, आपको यह सोचना चाहिए था कि चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, आगे इंग्लैंड का टूर है, उसका विजन क्या है, उस पर कोई चर्चाएं कुछ नहीं। तो है, तो ईगो तो है, ईगो तो है, और उनकी चल भी रही है। और इस वजह से आज की डेट में आप देखेंगे कि पिछले 4-6 महीनों से आप क्रिकेट का पतन देख रहे हैं, क्योंकि यहां पे क्लैश ऑफ ओपिनियन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उमेश जी आप मुझे एक बात बताइए, क्या वैसे किसी के लिए भी, सपोज अगर आज मैं चेस की चैंपियन हूँ, या चेस प्लेयर हूँ, या मैं बैडमिंटन प्लेयर हूँ, या कुछ हूँ, जी। अगर मेरे साथ मेरा परिवार जाता है, मेरी वाइफ जाती है, मेरी गर्लफ्रेंड जाती है, मेरे बच्चे जाते हैं, तो डिस्ट्रैक्शन तो होएगी ना, अच्छा, डिस्ट्रैक्शन तो होएगी। तो इसमें मैं इसे इसमें अगर वो थोड़े बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन ला रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? मेरे इससे आप बताओ, क्या परफॉर्मेंस में फर्क पड़ता है जब आपकी पूरा परिवार आपके साथ होता है, यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट? वेल आई बिलीव कि आपका, मैं इसको दूसरे पक्ष में देता हूं कि आज मेरा मैदान पे खराब दिन गया है, मैं कितना ही अपने पीयर के साथ अपने मन की भावनाएं बोल लूंगा, मैं अपनी भार्या के साथ ज्यादा अच्छे से व्यक्त कर पाऊंगा, है ना? तो इसके दोनों साइड हैं। द ओनली थिंग इज दिस, व्हाई वाज दिस नॉट इम्प्लीमेंटेड व्हेन इंडिया वाज विनिंग? why is it only the case when India has started losing? प्लेन एंड सिंपल। इफ इट वॉज, गौतम गंभीर इस सीरीज से पहले भी कोच थे, बीसीसीआई इससे पहले भी बीसीसीआई थी, तो जब आप बांग्लादेश से जीते थे तब इन चीजों को क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया? जब आप न्यूजीलैंड से हारे थे तब इन चीजों को क्यों नहीं इंप्लीमेंट किया गया? और आपको मैं बताऊं, 2018 और 2021 ये वो श्रृंखलाएं हैं जहां बीवियां, गर्लफ्रेंड सब अलाउड थे। भाई कई तो हमारे पत्तलकारों ने बोलते हुए कहा है कि रवि शास्त्री शाम को बैठ के अच्छे से, मतलब लिटिल लिटिल चलता था और सब चीज बात हो रही थी। तब तो सारा कल्चर अच्छा था, और तब आप वहां जाके लगातार 2 बार बीजीटी जीते हो। तो आई थिंक दिस इज नॉट इफेक्टिंग द रिजल्ट एट एनी वे, दिस इज जस्ट व्हाट यू वुड से समथिंग दैट हैज बीन ब्रॉट अप कि आपका इस चीज से ध्यान हट जाए कि जी बहुत खराब हुआ है तो हम ये कर रहे हैं। तो डिक्टेटरशिप चल रही है यहाँ पे। वार्डन डिक्टेटर तो ज्यादा हो जाएगा, डिक्टेटर हमारी डेमोक्रेसी है, हमारे यहाँ का डिक्टेटरशिप चलती है। हाँ, वार्डन गिरी चल रही है। अब ये सारे लौंडे जो हैं
ये बॉयज हॉस्टल में आ गए हैं, गौतम गंभीर वार्डन है, लिस्ट उनके दरवाजे पे लग गई है, ये 10 की 10 चीजें सबको फॉलो करनी है। तो अब ये ये हो दरवाजे गया। खड़काएंगे क्रिकेटर्स के कि चलो टाइम ओवर, टाइम ओवर, ये नहीं बोलेंगे देखो, अभी? उसमें मैं ये कहूंगा कि मैंने बॉयज हॉस्टल में समय निकाला है तो दरवाजा नहीं खटखटाते थे, चुपचाप निकल जाते थे। तो अब आप देखेंगे हमारे नए नए जो लौंडे हैं या पुराने पुराने जो हैं, जिनको अपनी भार्याएं से या गर्लफ्रेंड से बहुत ज्यादा वो है, तो वो तो चुपचाप निकलते हुए दिखेंगे आपको, वो वाली खबरें भी आएंगी। अच्छा, ये ये खबरें बड़ी तो हैं। बिस्तर में तकिए लगा देंगे, तकिए के ऊपर चादर ओढ़ देंगे कि देखो वो सो रहा बिल्कुल। है। भाई यही सब लड़ होएगा। भाई लड़के तो लड़के होते हैं ना, चाहे बड़े हो जाएं, 35 वर्ष के विराट कोहली हो जाएं या चलो 23 वर्ष के लड़कों को शुभमन गिल हो बदनाम जाएं। ना कीजिए, लड़कों को बदनाम ना कीजिए, लड़कियां भी यही करती हैं, हाँ? जी नहीं, मैं तो सो चपलता दिखा रहा हूँ, ये तो चपलता है, अब बुरा थोड़ा है ये तो। अपने किसी किसी के प्रति स्नेह को आप जो आपके ऊपर जबरदस्ती के दबाव लगाएंगे, उनसे निकल के किसी के प्रति स्नेह है उससे मिलने जा रहे हैं, ये कोई गलत थोड़ा ना है। तो बिल्कुल ये सही, होगा, ये बिल्कुल आगे सही। होगा। दिक्कत तो ये है अब कि आप, आप जी नहीं नहीं, आप बोलिए, कंप्लीट कीजिए। देखिए, बात ये है, इस चीज को आप उस चीज से जोड़िए कि मैं और आप इनके इनके समक्ष ये जो मेरे जैसे आईटी की भेड़ बकरियां जो मैं बोलता हूं, मेरे जैसी आईटी की भेड़ बकरियां भारतवर्ष में की जनता की ओवरऑल अगर हम पॉपुलेशन निकाल लें, 40-50% होंगी जो आईटी की भेड़ बकरियां, चलो 20-25 होंगी। जी। ये जो हैं, ये 140 करोड़ में 11 या 15 लोग हैं, और इन्होंने कुछ ना कुछ तो हमसे बेहतर किया है कि ये 140 करोड़ में 11 या 15 लोग हैं, तो इनको हैंडल करने का तरीका भी अलग होना चाहिए। इनको इनको आपको मानसिक तौर पे अच्छा रखना पड़ेगा। इसका छोटा सा उदाहरण है कि विराट कोहली की बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, आज जैसे कयास लगती है ना, अरे रणजी खेलो, रणजी खेलो। 21 और 22 में उनकी बहुत ज्यादा खराब थी, उन्होंने 3 महीना बल्ला छुआ नहीं, उनके खुद के वक्तव्य हैं ये। 3 महीने उन्होंने अपना बल्ला नहीं छुआ, और आके 2023 में 2022 के एशिया कप से आग लगा दी थी। विश्व कप में 765 रन बनाए, जो जो इतने इतने महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर कभी नहीं कर पाए एक ही विश्व कप में। तो दिक्कत वो नहीं है, दिक्कत है इनकी मानसिक शांति। अब अगर आप इतना दबाव रखेंगे ऐसे खिलाड़ियों पे जिनको आदत है अपने प्रदर्शन के तौर पे, सुपरस्टार बोलना थोड़ा मुझे अजीब लगता है, पर सुपरस्टार कल्चर दुर्भाग्यवश हमारे भारत में है। मैं कहूंगा कम से कम इन खिलाड़ियों ने, इनमें से कुछ ने तो अर्न भी किया है वो सुपरस्टार होना, क्योंकि आपने जिस तरीके के प्रदर्शन किए हैं, आप थोड़े से ऊपर जाते हैं। तो ऐसे लोगों से प्रदर्शन निकलवाना, उनको डरा धमका के नहीं हो सकता, उनको अच्छे से रख के ही होगा, या तो फिर उनको बाहर कर दीजिए और ऐसे लोगों को लाइए जो उस दबाव भरे वातावरण में रह पाए। आप याद करेंगे 2007 में जब गुरु ग्रेग आए थे, तभी भी ऐसा ही होता था कि प्रैक्टिस करनी है और ये करना है और ये नहीं करना है। 2007 के विश्व कप में भारत की टीम, जिसमें अब आप नाम सुनिएगा, उस टीम में सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, महेंद्र सिंह धोनी, जहीर खान, हरभजन सिंह, ये सब थे, वीवीएस लक्ष्मण, ये सब थे, पर वो टीम सेमीफाइनल तक के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि उसका माहौल खराब था। अब ये जो दबाव लाए गए हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब होगा। आप बाहर से, हम जैसे लोगों को अच्छा लगता है कि वो देखो, जैसे हमारी बॉस बजाता है ना, वैसे इनकी भी बजाई जाएगी। वो हम जैसे लोगों को अच्छा लगता है कि वो थोड़ा सा ऐसे आता है, हाँ बहुत उछल रहे हो, तुम्हारे पास बहुत पैसा है ना, तो तुम हमसे ऊपर हो। तो अपने से ऊपर वाले की तो भारत की जनता जलती ही है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि जो खिलाड़ी 140 करोड़ में 11 हैं, उनकी मानसिकता को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि चलिए बीसीसीआई जो है, वो, मैं गौतम गंभीर से देश देश की बात तो नहीं करूंगा, हर बात में वो देश ले आते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा बीसीसीआई स्वायत्त संस्थान है, लेकिन जब ये लोग मैदान पे उतरते हैं, तब ये जी। इंडिया की टीम को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अपनी दबाव और अपनी दादागिरी के चक्कर में इनका प्रदर्शन खराब नहीं कर सकते। इनकी मानसिकता, ये लोग मानसिकता के हैं, अगर ये 11 में खेल रहे हैं Of course, तो इनकी, psychology matters a lot in any game. सो It's your सो दैट mental इज, stability that matters हाँ, तो in मेरी all जो of it. दिक्कत है वो इससे है कि मैंने ये चीज होती हुई देखी है, जब ऐसे कड़े निर्णय लेने वाला कोच आता है ना, तो टीम बिखरती ही है, क्योंकि इनको मानसिक शांति ज्यादा चाहिए रादर देन इनकी तकनीक सही करने की। तो वो चीज, तो हमारे बीसीसीआई के प्रेसिडेंट को ये सब दिख नहीं रहा? बीसीसीआई के प्रेसिडेंट कहाँ हैं आज की डेट में? अगर आप एक
10वीं कक्षा के बच्चे का एग्जाम लीजिए और पूछिए बीसीसीआई का प्रेसिडेंट कौन है, तो वो कहेंगे जय शाह, जो नहीं है। रॉजर बिन्नी साहब को कौन जानता है? नहीं, वो तो ये बिरयानी खाने बड़ी तारीफ कर रहे थे, बिरयानी वगैरह की। बिरयानी जी जी, खाने गए थे बिरयानी वो। तो धोनी के समय से चल रही है, वहां जाके बिरयानी खाने का तो वो तो चलता रहता है। और वो थोड़े पदाधिकारी हैं, उनको ये सब फॉर्मेलिटी आपको पता करनी भी पड़ती है। पर बीसीसीआई के पदाधिकारी जो हैं आज की डेट में, रॉजर बिन्नी, ही इज प्लेन सिंपल, अब वो है नहीं, दिवंगत हो गए हैं, पर उन प्रधानमंत्री जैसे ही थे अरे, कि आपने मेरे मुंह से कि मैं भी मनमोहन सिंह जी बोली नहीं जी लगी जी थी कि जी आपने। बड़े जी पोलाइट वो हो रहे हैं आप, मैंने तो सुना है आप बेधड़क बोलते हैं, बोलिए जो बोल रहे हैं। नहीं नहीं, तो वो जैसे अब दिवंगत हैं तो इसलिए थोड़ा लगता है, हालांकि फिर भी पपेट जिसको बोलते हैं, पपेट बीसीसीआई प्रेसिडेंट है वो, और जो चलाना है वो चल रहा है। आपके आज की डेट में जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो राजनीतिक प्रभाव से ज्यादा वो है कि जिसका रसूख या जिसका वर्चस्व है सत्ता में, उनका चल रहा है। और ये अभी से नहीं, काफी पहले से हो रहा है। आप याद कीजिएगा, आपका और ये जो हालत है, ये मैं उस ले जाता हूं कि जो हालत है वो क्यों है। हालत ये इसलिए है कि आपका एक टेस्ट टेस्ट क्रिकेट का कम से कम, क्योंकि आज जलालत जो है टेस्ट क्रिकेट में है, टेस्ट क्रिकेट के भारतीय इतिहास के सर्वश्रेष्ठ कप्तान है विराट कोहली, और इसमें मैं किसी से भी बहस करने को तैयार हूं। ठीक है, विराट कोहली इज योर ग्रेटेस्ट टेस्ट कैप्टन एवर इन इंडियन हिस्ट्री, क्रिकेट हिस्ट्री, टेस्ट हिस्ट्री। अब उनको हटाने के लिए जी राजनीति खेली गई, क्यों? एक खिलाड़ी बोर्ड से बहुत बड़ा हो गया है, वो रिजल्ट दे रहा है, आपकी टीम को ऐसा बना दिया है कि इंडियन टीम वाज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट टेस्ट क्रिकेट टीम अवे एंड होम इन द पास्ट 10 इयर्स। लेकिन बड़ा हो गया है, थोड़ा एड वेड ज्यादा आ रहे हैं, पैसा वैसा बहुत बन गया है, और इसके फॉलोइंग थोड़े ऐसे हो गए हैं कि भाई ये तो क्रिकेट से, बीसीसीआई से बड़ा हो गया है। तो उसको सबक सिखाने के लिए जो आज आज जब मीम बनते हैं कि जय शाह जी हैं, वो बड़े उनके कायल हैं, तो उन्हीं जय शाह के जो कार्यकाल के दौरान सौरव गांगुली साहब को लाया गया, ये बोल के कि इनको जी ठीक करो। और ठीक कैसे किया कि आपने उनकी सारी कप्तानियां छोड़वा दी, धीरे धीरे करके। एक एक कप्तानी से उन्होंने खुद छोड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि नहीं छोड़ूंगा तो निकाल देंगे। दूसरी कप्तानी से उनको सैक कर दिया गया, और तीसरी कप्तानी उन्होंने फिर अपने ईगो टसल में छोड़ दी। जब उस कप्तान ने छोड़ रहा था तो उस कप्तान का एक विजन था, क्योंकि वो कप्तान था जो भारतीय क्रिकेट इतिहास में पहली बार एक स्मूथ ट्रांजिशन ऑफ कैप्टनसी से आया था। महेंद्र सिंह धोनी से लेके विराट कोहली तक भारतीय क्रिकेट में पहली बार ऐसा हुआ था कि बिना लफड़े के, बिना झगड़े के कोई कप्तानी थी। चाहे वो मोहम्मद अजहरुद्दीन की फिक्सिंग हो, चाहे सचिन साहब 2 बार कप्तान बन गए हों, चाहे दादा हो, गांगुली भी सैक हो गए थे, कभी भी आपकी पिछले 30-35 सालों में मुझे तो नहीं याद कि स्मूथ कैप्टनसी ट्रांजिशन हुआ था। तो वो नहीं, वो हुआ था धोनी साहब से विराट कोहली की तरफ। जब विराट कोहली कप्तान बने, उनका 7 साल कप्तानी करने के बाद एक कप्तान का विजन होता है, और वही कप्तान विजन ला सकता है या टीम को स्मूथली आगे बढ़ा सकता है, भले वो खराब प्रदर्शन कर रहा हो, जिसने 5 से 7 साल कप्तानी की हो, टीम के साथ समय बिताया हो। उसका था, उस बंदे का था कि उस विराट कोहली साहब का था कि भाई T20 कप्तानी मैं छोड़ रहा हूं, वो आप रोहित शर्मा को दे दें। ओडीआई की कप्तानी में 2023 तक करता हूं, विश्व कप तक, और टेस्ट की कप्तानी में WTC साइकिल तक करूंगा। इस दौरान मैं आपको वनडे में और टेस्ट में कप्तान ग्रूम करके भी दूंगा। उन्होंने 2 नाम प्रस्तुत भी किए थे। पर जो हमारे अभी के कप्तान हैं, उनको चाहिए थी, वो क्या बोलते हैं, फुल इज्जत। उनको फुल इज्जत चाहिए थी कि हमें T20 और ओडीआई की चाहिए, दोनों की चाहिए, और रेड बॉल विराट कर ले, क्योंकि वो उनकी लायकी भी नहीं थी। ऑनेस्टली सेइंग, वो उनकी रेड बॉल कप्तानी लायकी भी नहीं थी। वहां ईगो टसल हुआ, बीसीसीआई ने पक्ष लिया, और उसके सूत्रधार कौन थे? सौरव गांगुली। लोगों को लगता है सौरव गांगुली सूत्रधार थे, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाई गई थी। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी इसमें बात बताऊंगा कि जब जब विराट कोहली पूर्णतः कप्तानी से निकल गए, तब अमेंडमेंट बीसीसीआई की पॉलिसी में अमेंडमेंट लेके जय शाह का टेन्योर तो एक्सटेंड हो गया, पर वो अमेंडमेंट गांगुली के लिए नहीं लगा। और उसके पीछे कारण क्या था जी? दीदी के खिलाफ जो है चुनाव नहीं लड़े आप, तो आपका भी अमेंडमेंट नहीं होगा। बंगाल चुनाव में Really? उन्होंने, जी इतना बंगाल चुनाव पॉलिटिक्स है इसमें, बाप रे। बिल्कुल है।
बंगाल चुनाव में आपको पता होगा कि सौरव गांगुली को, राजनीति वाला तो आपको पता होगी, सौरव गांगुली को प्रत्याशी देखा जा रहा था। पर उन्होंने जब मना किया कि मैं दीदी के खिलाफ चुनाव नहीं लड़ूंगा, तो लियो जी, यहाँ पे एक का अमेंडमेंट होता है, किसका? बीसीसीआई के अध्यक्ष का नहीं होता है, लेकिन सचिव का अमेंडमेंट हो जाता है और वो टेन्योर आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि आगे साहब आईसीसी में भी तो झंडा गाड़ना था। यही पॉलिटिक्स आपको यहां ले डूबी है कि विराट कोहली के कप्तानी से हटने के बाद आपके 21 बार कप्तान बदले हैं, जबकि आपके रोहित शर्मा कप्तान नियुक्त हो गए थे। पर वो क्या है, उनकी क्या होता है, रोहित शर्मा की एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण एक पैटर्न रहा है उनका, कि जैसे ही भारत से बाहर का टूर आता है, उनका कुछ ना कुछ टूट फूट जाता है। तो ये भी मशहूर है कि जैसे ही बाहर बाहर जाना होता है, वो डर जाते हैं और खेलने नहीं आते, तो वो हो जाता है। हालांकि जेन्युइन कारणों की वजह से उनको होता है, पर जब भी बाहर का टूर होता था तो वो उतने फिट नहीं रहते थे उस समय। तो इसलिए इसके चलते आपके 21 बार कप्तान बदले गए। तो ये जो राजनीति है, जब ये राजनीति यहाँ गई, और आपको मैं बता दूं कि जब ये सब हो रहा था, तब जयशाह साहब भी 3 बार आके झूठे बयान दे चुके हैं पब्लिकली कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिर 2 महीने बाद वैसा ही हो रहा है, कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, फिर 3 महीने बाद वैसा हो रहा है। आज वो क्या कर रहे हैं, खाना पूर्ति, कि जहां विराट जाते हैं उसको बड़ी प्यारी नजरों से देखते हैं, फिर लोग मीम बनाते हैं और सोचते हैं इनका बहुत अच्छा है। नहीं साहब, आप वहां सचिव थे और आप सबसे पावरफुल व्यक्ति थे बीसीसीआई में तब, जब ये सब कांड हुए। और देश के आपने, पावरफुल व्यक्ति हैं क्या? वहीं के पावरफुल, देश के पावरफुल व्यक्ति के बेटे हैं। मतलब मैं तो क्या, गुजरात से संचालन है पूरे भारतवर्ष का, ये तो छुपी बात थोड़ा ना है। तो आपने तब होने दिया, अब आप फिर ये होने दे रहे हैं। अब आप क्या कर रहे हैं कि कॉम्पनसेशन के नाम पे जिनको आपने टिकट नहीं दी दिल्ली चुनाव में या आगे लोकसभा चुनाव में, उनको आज आप कॉम्पनसेट करके पावर दे रहे हैं किस जगह पे, जहां की उनकी एलिजिबिलिटी नहीं है कोच की। आप फिर डुबा रहे हैं, आपने तब भी डुबाया था, आप आज भी डुबा रहे हैं। तो उमेश, इनका क्या है अब, फ्यूचर क्या है गौतम गंभीर का इधर इंडियन टीम में? अब देखिए, जब जब आप 94 साल की जो नहीं हुआ था वो जलालत आप करवा बैठे, जो 10 सालों में नहीं हुआ था वो जलालत आप करवा बैठे अपने कोच के तौर पे, और जो 28-27 साल में नहीं हुआ था भारतीय क्रिकेट में वो आप करवा बैठे, और तब भी खबरें यही आ रही हैं कि जी बीवियां नहीं जाएंगी, है ना। ड्रॉप होने थे विराट कोहली और रोहित शर्मा, ड्रॉप हो गई अनुष्का और ऋतिका भाभी, वही ड्रॉप हो गई ना। तो बात यही है ना कि अब कुछ नहीं है। अब आपको ये चैंपियंस ट्रॉफी में देखेंगे, अगर जीत गए तो जैसा कि मैंने कहा कि आप पत्तलकार महोदय वो कसीदे पढ़ने लग जाएंगे और सब भूल जाएंगे। फिर उसके बाद भारत का महा त्योहार आ रहा है आईपीएल, उसके बाद तो कुछ पूछता ही नहीं है कोई, तो सब भूल जाते हैं। लेकिन किसी को ये नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आज बीज बोए जा रहे हैं राजनीति के तौर पे भारतीय क्रिकेट में, जो अभी कुछ साल पहले बोए गए थे और आपने खामियाजा भुगता, आज की डेट में आपके पास एक पुख्ता उप कप्तान और एक पुख्ता कप्तान नहीं है। एक पुख्ता कप्तान और उप कप्तान नहीं है। बुमराह को इन्होंने बनाने की कोशिश की, बेचारा बुमराह ऐसा है कि जिस तरीके की गेंदबाजी उनकी है, वो 4 सीरीज खेल जाए बहुत बड़ी बात है, कप्तानी तो छोड़ दीजिए। केएल राहुल को बोलते हैं, वो बेचारा टीम में कभी उसकी जगह नहीं पता कि आज सुबह उठा है कि 2 नंबर पे आएगा खेलने कि 6 नंबर पे आएगा। ठीक है, विराट कोहली से छुड़वा चुके हैं, रोहित शर्मा एलिजिबल नहीं लगते, तो टेस्ट के कप्तान आपके पास है ही नहीं। ये कारण इसलिए है कि बार बार भारतीय क्रिकेट में राजनीति ने इंटरवेन किया है, और ये राजनीति ही है जो वैसे वैसे तो सब जगह को डुबाई देती है। अब एक जगह थी, हम कोने में छुप के बैठे थे कि जी क्रिकेट है, यहाँ राजनीति नहीं आएगी, देखेंगे, हमें भी थोड़ा बहुत आता है खेलना देखना, वहां मजा आता है, वहां भी राजनीति आ गई। तो अब क्या कर सकते हैं उसमें, यही है, अच्छा है। थैंक यू सो मच उमेश। जी आपने जी प्रूव कर दिया कि क्रिकेट में भी पॉलिटिशियंस हैं, मनी है, पावर है, सबका एक गोल वो है, सर्कल है जी जिसमें ये सब चीजें भी हो रही है जो देश में भी हो रही है। थैंक यू बिल्कुल सो मच। बिल्कुल। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद आपका।